हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसके पहले हमने जो एक रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया था इसी इंटरनेट मॉडल सेट का, जो क्लास 12th का हिंदी का है, ठीक है। उसमें हमने एक से लेकर के दोस्तों यहाँ पर आप सबको बता देते हैं कि हमने यहाँ से ये जो सारा प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा है, हमने पार्ट 1 में कर दिया है। अगर आप सभी को वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के पहले वो वीडियो प्लेलिस्ट में हमने अपलोड कर दिया है और वहाँ से आकर आप सभी इसका वीडियो देख सकते हैं। और आज जो दोस्तों हम यहाँ से आप लोग को बताने वाले हैं इस पार्ट 2 के वीडियो में, वो दोस्तों हम यहाँ से बताने जा रहे हैं त्रिकोण देश विदेश। दोस्तों लगभग हमने ये 26 या 27 तक लगभग हमने ये करा दिया है, ठीक है। और इसके बाद हम लाइव ये वाला जो सेशन है रिकॉर्डेड सेशन, इसमें हम 28 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप सभी को वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1, तो भीम स्टडी सेंटर पर सर्च कीजिएगा और वहाँ पर इंटरनेट मॉडल सेट हमने करवा दिया है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, पूछा गया है कि खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है, ठीक है। खिचड़ी जो है ये किस शब्द का उदाहरण है। पहला दिया गया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये जो दोस्तों खिचड़ी शब्द है, ना ही तत्सम है, ना ही तद्भव है और ना ही विदेशज है। ये जो शब्द है ये देशज शब्द है, क्योंकि ये हमारे देश में भाषा बोली जाती है, खिचड़ी जो शब्द है, ठीक है। और देशज शब्द किसे कहते हैं, तो वह शब्द जो हमारे देश में बोली जाती है, जो अपने देश में बोली जाती है, अपने देश में बोले जाने वाली भाषा को हम देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के भेद पूछा गया है दोस्तों। तो कारक के 8 भेद होते हैं, आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है। और सर्वनाम का कितने भेद होता है, 6 होता है। और समास का अगर आप लोगों से भेद पूछेगा तो दोस्तों समास का भेद भी आप लोग को 6 ही बताना है, ठीक है। अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ ले कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के दोस्तों 3 भेद होते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें जो होता है स्वर संधि, उसका 5 भेद होता है, स्वर संधि के 5 भेद होता है। तो आप सभी को ये सब याद कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ से पूछा गया है, अभी दोस्तों व्याकरण का ही पोर्शन चल रहा है, ठीक है। 30 तक अभी तक हमने जो देख रहा है हम लोगों ने, तो इसमें दोस्तों ये सब व्याकरण ही पूछा जा रहा है अभी तक। तो इसमें 30 नंबर पूछा गया है कि आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, से जो होता है, ये जो से जो चिन्ह होता है वो होता है को आपादान का, ठीक है। आपादान कारक का एक चिन्ह होता है और एक होता है करण कारक का, ठीक है। और ये जो आपादान होता है ये अलगाव का बोध कराता है, ये जो आपादान का जो चिन्ह होता है से, ये अलगाव का बोध कराता है, ठीक है। और ये जो होता है करण, ये साधन का बोध कराता है। क्या बोध कराता है, तो ये साधन का बोध कराता है। चलिए एक बार हम आप लोग को और बता देते हैं, ये जो करण कारक का जो चिन्ह होता है से, ये किसका बोध कराता है, तो ये साधन का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, साधन का। तो यहाँ पर जो आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है कि आंख से देखा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बताइए कि देखने का साधन आप लोग को क्या नजर आ रहा है। देखने का साधन क्या है, तो आंख से देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अलगाव का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जो दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा करण कारक। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग क्लियर है। तो देखिए यहां से 31 नंबर जो क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया कि एक पंथ दो काज लोक उक्ति का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है दो कामों में एक न बन पाना, दूना लाभ है।
और सी है एक साथ दो काम, एक साथ चलना। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक साथ दो काम, एक पंथ दो काज का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों इसका एक साथ दो काम करना। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला इसमें पूछा गया है, पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है। तो हमने आप सभी को बताया कि यहाँ पर करण कारक का जो से चिन्ह होता है ये साधन का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, तो ये साधन का बोध कराता है। और ये जो आपादान कारक होता है इसका भी जो विभक्ति चिन्ह होता है दोस्तों वो भी से होता है। और यहाँ पर ये अलगाव का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, तो ये अलगाव का बोध कराता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये प्रश्न पढ़ के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता जब पेड़ से गिरता है दोस्तों तो वो अलग रहता है कि वो साधन का बोध कराता है। तो यहां से आप लोग को ये पता लगा लेना है कि जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो अलगाव का बोध हो रहा है यहां पर। तो यहां पर जो आपादान कारक हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपादान कारक। क्या हो जाएगा, आपादान कारक। ठीक है, चलिए यहां से क्लियर है, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अलगाव का बोध हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरने की अलग हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर 33 नंबर, राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है। राम ने कहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ना ही आज्ञा का बोध हो रहा है, ठीक है, और ना ही निषेध का। निषेध मतलब मना करना होता है, और इच्छा मतलब कि माने किसी को आप आशीष और आशीर्वाद देते हो तो यहाँ पर इच्छावाचक होता है। यहाँ पर किसी आप आगे का पालन करते हो तो यहाँ पर आज्ञावाचक होता है। और निषेधवाचक वाक्य किससे कहते हैं, जहां पर किसी का मना करने का कोई बोध होता है। ठीक है, तो राम ने कहा होगा, तो ये प्रश्न आप लोग को वाक्य पढ़ करके आप लोग को लगा होगा कि कोई संदेह का बात है कि राम ने कहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, संदेहवाचक ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आप सभी बता सकते हैं बहुत ही इजीली कि राष्ट्र शब्द का जो विशेषण दोस्तों हो जाएगा वो राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, अगला है 35 नंबर के अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है। तो ये भी आप लोग बहुत आसान तरीके से बता दिए होंगे, ये भी हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि अच्छाई को हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर आप सभी को। अगर दोस्तों आप सब इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोती शब्द कौन संज्ञा है। मोती, तो मोती ना ही समूहवाचक है, ना ही जातिवाचक है, ना ही व्यक्तिवाचक है। मोती को हम लोग द्रव्यवाचक कह सकते हैं। क्या ये क्या है, द्रव्य है। ठीक है, चलिए अगला है, लेखक शब्द कौन संज्ञा है। लेखक शब्द कौन संज्ञा है, तो लेखक से मतलब दोस्तों सारे कवि आ जाएंगे, जितने सारे भी इंग्लिश के राइटर, ठीक है, या लेखक, हिंदी के लेखक, वो चाहे कवि हो, वो चाहे कविता लिखते हो या फिर कहानी लिखते हो, सभी लेखक में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जातिवाचक। लेखक कहने से लेखक जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। ठीक है, वैसे शब्द जो, एक बार और हम इसको पढ़ देते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। विकृत का अर्थ दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कुछ सुधार या बिगाड़ करके, उसके रूप को बिगाड़ करके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों तत्सम किसे कहते हैं, तो संस्कृत के शब्द को बिना बदलाव के अगर हिंदी में प्रयोग करेंगे तो तत्सम कहलाता है। और देशज शब्द किसे कहते हैं, तो अपने देश में बोले जाने वाली भाषा को देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी से या विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो विदेशों में बोले जाने वाली भाषा को विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, और तद्भव किसे कहते हैं, तो संस्कृत के शब्द को हिंदी में अगर उसका रूप में कुछ परिवर्तन करके अगर उपयोग करेंगे तो वही संस्कृत का शब्द तद्भव कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। यानी कि कोई संस्कृत का शब्द है,
ठीक है, और इसके रूप में कुछ छेड़छाड़ कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे और हिंदी में उसका प्रयोग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब देखिए यहां पर जो है 39 नंबर क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा गया है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए, नायिका होगा, नर्तकी होगा, अभिनेत्री होगा कि नायिकी होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को नायिका लगाना है, ठीक है। नायक का क्या हो जाएगा, नायकी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर आप सभी को। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। तो इसका उसको राइट आंसर आप लोग को मारना है अनावृष्टि, ठीक है। क्या बताना है, अनावृष्टि बताना है। अगर दोस्तों आप लोग को इंटर के बिहार बोर्ड में अगर इंग्लिश में सॉरी हिंदी में अगर अच्छा नंबर लेकर के आना है, ठीक है, तो आप लोग को जितना भी बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो जारी किया हिंदी का वो टोटल आप लोग को एकदम याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो बताइए विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से क्या है। चलिए ऑप्शन यहां पर है, सज्जन है, ठीक है, महर्षि है, गायक है और यशोधरा है। तो दोस्तों यहाँ पे सज्जन का हो जाएगा सत्य प्लस जन हो जाएगा, सत्य प्लस जन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए महर्षि का महाजोर ऋषि हो जाएगा, ठीक है, महर्षि का महाजोर ऋषि। और गायक का तो आप लोग सब जानते ही होंगे। और देखिए यशोधरा जो होगा, ये सभी दोस्तों जो है महाजोर ऋषि, ठीक है। तो ये स्वर संधि हो जाएगा, ये विसर्ग संधि, और ये भी ये व्यंजन संधि, ये भी व्यंजन संधि, तो सॉरी ये स्वर संधि हो जाएगा महर्षि, और ये भी स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यशोधरा जो होगा ये हो जाएगा यस, यस प्लस धरा, ठीक है। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और ये दोस्तों जो हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है 42 नंबर, चतुर्भुज शब्द कौन समास है। तो देखिए दोस्तों हमने आप सभी को यह बताया था कि जिस भी किसी शब्द का पहला शब्द अगर संख्यावाची होगा वो द्विगु समास होगा। तो इस वाक्य में ईश्वरीय में जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, ये सब लोग कहीं भी द्विगु समास नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। अगर द्विगु समास दिया रहता तो हम इसे द्विगु समास बोल सकते थे। लेकिन चतुर्भुज जो होता है किसी एक भगवान का नाम है, ठीक है। तो चतुर्भुज किससे कहते हैं, चार भुजा किसके थी, तो वो थे दोस्तों विष्णु भगवान के, ठीक है। तो जो जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं वो दोस्तों किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। और द्वंद्व समास आप लोग को पता ही होगा, उल्टा शब्द का इसमें पहचान होता है, ठीक है, दोनों पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास क्या होता है, तो इसमें विशेषण विशेष का बोध होता है, और समास विग्रह करने पर है जो के समान आता है। तत्पुरुष समास में कार चिन्ह लोप होता है। चलिए यहां तक आप लोग को बढ़िया से पता हो चुका है। चलिए तो अब देखिए यहां पर है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया गया है, कर्तव्य में कौन प्रत्यय है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कर्तव्य में कौन प्रत्यय है। दोस्तों इसमें आप लोग को बताना है कर्तव्य में य प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, व्यय प्रत्यय है कि तव्य प्रत्यय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को बता दिया जाता है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है हम उसे दोस्तों प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रत्यय, और उपसर्ग जो होता है उस शब्द के पहले लगता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन। फल फूल शब्द कौन समास है? फल फूल जो शब्द ये कौन समास है? तो देखिए दोस्तों, हमने आप सभी को बताया था कि अगर रातों रात रहेगा, रातों रात रहेगा तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगर लातों लात रहेगा तो ये भी दोस्तों हो जाएगा अव्ययीभाव समास। यहाँ पर फूल, फल और फूल है तो देखने में तो एक जैसा है, लेकिन अर्थ इसका अलग होता है। फल मतलब खाने वाला होता है और फूल मतलब जो सुगंध देता है या फिर किसी पेड़ पर उगता है। ठीक है, और फल भी पेड़ पर उगता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। और यहाँ पर रातों रात का अलग मतलब अर्थ सेम है, लातों लात का भी अर्थ क्या है? सेम है। तो ये जो हो उसका फल फूल, ये दोनों उल्टा शब्द हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहा गया कि अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, अभि प्लस आगत। ठीक है, देखिए अब 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि उपवन में कौन उपसर्ग है? तो उपवन में दोस्तों उप उपसर्ग है, क्योंकि वन यहाँ पर क्या है कि मूल शब्द है, तो ये उप प्लस वन, और जो होता है ये उपसर्ग ये मूल शब्द के पहले लगता है, तो ये उप इसका क्या है? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। यहां पर अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? ठीक है, तो अभिलाषा में दोस्तों अभि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? चलिए बताइए, कमीज होगा, तोप होगा, संस्था होगा या सहयोग होगा? तो पुल्लिंग शब्द दोस्तों पूछा है तो ये हो जाएगा सहयोग। पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सहयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 तक हमने कर लिया है, और 1 से लेकर शायद 26 से 27 तक हमने क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में कर लिया था। ठीक है, और जो बचा था वो हम आज पार्ट 2 में लेकर के आए हैं, तो इसको भी आज हम कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें पूछा जा रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में, पुष्प शब्द का विशेषण क्या हो? चलिए बताइए, पुष्प शब्द का विशेषण दोस्तों क्या होगा? तो पुष्प शब्द का जो दोस्तों विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्पित। क्या हो जाएगा? पुष्पित। और दिन का हमने आप सबको बता दिया था कि दिन का क्या होगा, इसमें पूछा भी गया था। तो दिन का जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा दैनिक। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न है दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर प्रश्न है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? ठीक है, तो ये दोस्तों माल जो शब्द है यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसको संज्ञा कहते हैं। ये क्या है? संज्ञा है। माल किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नया जो है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को दोस्तों क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, वैसा शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो नया है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो वो विशेषण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, हमने आप सभी को अभी तक बताते आ रहे थे कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का विशेषण दैनिक होगा। क्या होगा? दैनिक होगा। चलिए, तो दोस्तों आप सभी को ये हम बता देना चाहते हैं कि अभी तक जितना प्रश्न हमने पढ़ा 1 से लेकर के
और ये देखिए 52 तक है। इसमें सारा जो क्वेश्चन था दोस्तों वो हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन था, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन था। ठीक है, तो लगभग आप लोग को ये आंकड़ा लगा लेना है कि जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में जो पूछेगा लगभग 50 क्वेश्चन तो आप लोग को हिंदी व्याकरण से पूछेगा। ठीक है, और बाकी जो 50 क्वेश्चन बच गया, ठीक है, वो जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 48 ही मान लीजिए कि 48 क्वेश्चन वो हिंदी के बुक से पूछेगा, हिंदी बुक से आप लोगों का पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग को दोनों पढ़ना है, किताब भी पढ़ना है और ग्रामर भी पढ़ना है। ये नहीं कि हम सिर्फ ग्रामर पढ़ लेंगे हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, बेड़ा तो दोनों किसी पढ़ने से पार लग सकता है, लेकिन आप लोग को दोनों अगर पढ़ लेते हैं तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को ग्रामर से नहीं आ रहा है तो आप हिंदी व्याकरण से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से दोस्तों जो स्टार्ट होने वाला है, देखिए 52 तक तो पूरा एकदम जो पोर्शन था वो ग्रामर था। ठीक है, अब जो ये 53 नंबर जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से ये बुक से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा अब बुक से आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन से। तो 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? मोहन राकेश की, रघुवीर सहाय की, अशोक वाजपेयी की, ज्ञानेंद्र पति की। ठीक है, तो ये जो दोस्तों है अंडे के छिलके, ये क्या है कि एकांकी है। ये क्या है दोस्तों? एक एकांकी है। गद्य की कौन सी विधा है अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को बताना है एकांकी। और ये किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की रचना है। किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है मोहन राकेश की रचना है ये। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पर दोस्तों पूछा गया है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, साहित्य अकादमी। ठीक है, क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी। अगला है 55 नंबर, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है? तो ये दोस्तों, ये जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो रचना है, ये इसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। तो इसको शॉर्ट कह सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओपीडी ने इसे रचा है। ठीक है, और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है, ठीक है, ये ना ही उपन्यास है, ना ही नाटक है, ना ही निबंध है, ये आलोचना है। क्योंकि आलोचना ये कैसे आप लोग को पता लगा लेना है, क्योंकि दलितों पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जितना सारा दलितों पर अत्याचार देखा था उसी को इसमें लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो वो आलोचना करके इन्होंने इसमें लिखा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। इसमें पूछा है कि विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? तो विनय पत्रिका शीर्षक रचना ये बहुत ही आसान और आप लोगों को बता भी देना है ये क्या है। तो ये दोस्तों बताइएगा, इसके लेखक कौन है? सूरदास की है ये, कि तुलसीदास की है, कि भूषण की है, कि नाभादास की है? चलिए बताइए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। और तुलसीदास किसके भक्त थे? तो ये तुलसीदास राम के भक्त थे। किसके भक्त थे? राम के पूजनीय थे। और ये सूरदास किसके भक्त थे? तो ये कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर आप सभी को? चलिए, तो यहाँ से बताइए कि अष्टायाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो ये दोस्तों हो जाएगा ब्रज भाषा। ये क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ठीक है, राजस्थानी, मैथिली और खड़ी बोली नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कवि भूषण के आश्रयदाता थे। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन कौन थे? शिवाजी, छत्रसाल, साहू जी की में सभी। तो इनको जो आश्रय दिया था इनमें से सभी ने इनको आश्रय दिया था। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा।
याद रखना है कि भूषण द्वारा रचित रचना का नाम क्या है, तो ये कवित नाम है। ठीक है, कवित। ठीक है, और देखिए कवित में उन्होंने किसका किसका वर्णन किया है, तो शिवाजी का ही वर्णन किया है और छत्रसाल का ही वर्णन किया है। और कवित में इन्होंने किसका, छत्रसाल का क्या वर्णन किया, तो इसकी तलवार का। किसका वर्णन किया है, इसकी तलवार का। और शिवाजी के वीरता का बखान किया है, किसके, वीरता का बखान किया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी को क्या बताना है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है इनमें सभी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ये बताना है बातचीत। ठीक है, क्या हो जाएगा, बातचीत, क्योंकि बातचीत में ही कहा गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा, यह कथन किस पाठ से संबंधित है, तो ये ओ सदा नीरा। ठीक है, ये ओ सदा नीरा से हो जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो लगभग मुझे आशा है कि आप इसमें से 50 में 50 क्वेश्चन हम राइट आंसर टिक करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि बिहार बोर्ड जो है भी कर सकता है और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप लोग की जो तैयारी है वो जबरदस्त करनी है। ठीक है, लो तैयारी तो करना ही नहीं है, जब भी तैयारी कीजिए तो हाई लेवल का तैयारी कीजिए। ठीक है, अगला है, रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो रानी खेत नामक शीर्षक पाठ की जो चर्चा है दोस्तों वो हंसते हुए मेरा अकेलापन में है। हंसते हुए मेरा अकेलापन में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अब हम यहाँ से। इसमें कहा गया है कि बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पाठ पठित कविता से है, तो ये हो जाएगा जनजन का चेहरा है। ठीक है, इसमें कहा है कि बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक, जनजन का चेहरा एक, जलता हुआ लाल का सितारा, भयानक का सितारा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लगभग मुझे याद है और ये वहीं से लिया गया है, जनजन का चेहरा एक से। ठीक है, तो आप लोग कविता, काव्यखंड और गद्यखंड एक बार जरूर रिविजन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को एक बार फिर से ये पुनः याद हो जाए। ठीक है, चलिए खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है, तो खिलौना दोस्तों इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचा गया पुत्र वियोग में इन्होंने अपने पुत्र के जब असमय मृत्यु होने के समय से पहले उनकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसमें इन्होंने अपने पुत्र को खिलौना कहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, शत्रुपा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इसमें से पूछा गया कामायनी महाकाव्य का पात्र कौन नहीं है इसमें से। ठीक है, तो शत्रुपा हो जाएगा, क्योंकि मनु, श्रद्धा और ईड़ा ये तीनों कामायनी महाकाव्य का ये पात्र है। मनु भी है, श्रद्धा भी है और ईड़ा भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है, तो इसका उसको राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन ए, उसने कहा था की तरह मील का पत्थर भी एक और कहानी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है, तो ये रोज कहानी में। और गैंग्रीन क्या है दोस्तों, तो गैंग्रीन है कि बीमारी है। गैंग्रीन क्या है, बीमारी है। अगर पूछा जाए कि रोज कहानी जो है कहाँ से लिया गया है, तो गैंग्रीन नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसमें कहानी का नायिका कौन है, तो ये मालती हो जाएगा। इसका नायिका कौन है, मालती हो जाएगा। और मालती का बेटे का नाम क्या है दोस्तों, तो टीटी है। और इसके पति का नाम क्या है दोस्तों, तो महेश्वर है। महेश्वर क्या करता है, तो ये डॉक्टर है। ठीक है, और ये किसका इलाज करता है, तो ये गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करता है। आप सभी को इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है, तो एक लेख दोस्तों जो भगत सिंह ने लिखा है वो विद्यार्थियों के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है पूछा जाएगा, तो ये आप लोग को बता देना है विद्यार्थी के लिए लिखा गया है। लेकिन एक पत्र जो है इन्होंने सुखदेव को लिखा था। किसको लिखा था, सुखदेव को, क्योंकि सुखदेव को आत्महत्या करने का मन कर रहा था तो इसी पर इन्होंने सुखदेव को एक पत्र लिखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? ठीक है, तो ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर ने। 68 का जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है? तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या दोस्तों क्या है? तो यहाँ से कहा जाएगा आपको, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, एकांकी हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश इसके राइटर यानी कि लेखक है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ से है, एक मिनट जरा सा, चल देखिए, जूठन शीर्षक पाठ किस विधा से रचित है? जूठन शीर्षक पाठ किस विधा से रचित है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, आत्मकथा, नाटक। ठीक है, तो ये दोस्तों आत्मकथा हो जाएगा, क्योंकि जूठन के लेखक क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ठीक है, और उन्होंने अपना आत्मकथा इसमें लिखा था कि ये छोटे कास्ट थे आते थे और इन पर कितना बड़े कास्ट के लोग अत्याचार किया करते थे। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो जाए? इसका जो विधा हो जाएगा वो आत्मकथा हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का दोस्तों जन्म जो हो जाएगा वो अमृतसर में हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो 71 क्वेश्चन ये हो जाएगा, आंसर इसका ए। चलिए यहां से आते हैं, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, लखनऊ, पटना, रांची। तो 72 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म दोस्तों हो जाएगा ये मुजफ्फरनगर में हो जाएगा। आप सभी को ये याद रखना है। लेखक का जन्म, मृत्यु और स्थान सब आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ पर कहा गया है, पठित पाठ के अनुसार चातकी किसके लिए त्रस्ती है? पठित पाठ के अनुसार चातकी एक पक्षी का नाम है, वो किसके लिए त्रस्ती है? स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए, माघा नक्षत्र के बूंदों के लिए, भरणी नक्षत्र के बूंदों के लिए, कि चित्रा नक्षत्र के बूंदों के लिए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए ये पक्षी त्रस्ती है। ठीक है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, पटना में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताना है, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो दोस्तों हो जाएगा उषा का चित्रण किया है। ठीक है, किसका चित्रण किया है? उषा का चित्रण किया है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा था? तो कवियों कवि कहा था। या पूछे कवियों कवि किसे कहा जाता है? तो आप लोग को बता देना है कि कवियों कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर बच्चन कौर हो जाएगा। ठीक है, बच्चन कौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नागर सिंह, रामनगर सिंह, नागेश्वर सिंह, नारायण सिंह। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नागर सिंह हो जाएगा। नामवर सिंह से नागर सिंह आप लोग को याद रखना है कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नागर सिंह था। ठीक है, चलिए यहाँ से पूछा गया है, कवि मुक्ति बोध को मानव की आत्मा को क्या माना है? कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना? तो एक माना है। ठीक है, जन जन का चेहरा एक में मानव की आत्मा और दुरात्मा एक इन्होंने कहा है, तो मानव की आत्मा को क्या माना इन्होंने? एक माना है। ठीक है, चलिए यहाँ से है, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम मिश्र, आत्माराम दुबे, आत्माराम तिवारी, आत्माराम पंडित। तो इसका राइट आंसर आत्माराम दुबे हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था। ठीक है, चलिए समय न गवाते हुए हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था?
ठाकुर शंभुनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर शंभू सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, रामानंद सिंह। ठीक है, डी ऑप्शन है ठाकुर रामानंद सिंह। तो 82 का दोस्तों राइट आंसर बता देना है ठाकुर रामनाथ सिंह, इनका राइट आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। इसके अगर पति का नाम पूछेगा तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। ठीक है, इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और ये किस पार्टी के एमएलए रही है? तो ये कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी रही हैं। ठीक है, और कुली प्रथा के लेखक कौन है? तो इनको पति जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह कुली प्रथा के लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर 83 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1902, 1910, 1909 या 1912 ईस्वी में? चलिए 83 का क्वेश्चन बताइए। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों जयप्रकाश का 1902 में हुआ था। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों वो मृत्यु इनका हुआ था 1979 ईस्वी में। कब हुआ था? 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। और इन्हें जयप्रकाश नारायण को एक और नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से। किस नाम से? लोकनायक के नाम से, लोकनायक के नाम से। तो आपसे पूछा रहा है कि लोकनायक के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और उन्होंने पटना के गांधी मैदान में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में। अगला यहाँ से भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? तो हो जाएगा मुक्ति संग्राम। किसका हो जाएगा? मुक्ति संग्राम का। राजा न्यायदेव किस राजवंश से संबंधित थे? ठीक है, तो हो जाएगा कर्नाट वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाट वंश से संबंधित थे। अगला है तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये आप लोग बताना है 1643 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला है 87 नंबर क्वेश्चन, कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? ठीक है, तो ये अधिनायक लोग अपनी जय जयकार कराते हैं। ठीक है, ना ही जनता, ना ही हरचंदन, ना ही कृषक, ये अधिनायक लोग ही अपना जय जयकार खुद जनता से करवाते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक का पात्र नहीं है? वज्रा सिंह है, बोधा सिंह भी है, पोलूराम भी है, और ये वीरम सिंह नहीं है। वीरम सिंह के बारे में हमने तो नहीं पढ़ा है, अगर आप पे पढ़े होंगे तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, हमने तो पढ़ा है वज्रा सिंह के बारे में पढ़ाया बच्चों को, बोधा सिंह के बारे में और पोलूराम के बारे में पढ़ाया है, और ये वीरम सिंह इसका पात्र है ये नहीं है। ठीक है, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? देखिए राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों जो हो जाएगा राइट आंसर ये छायावादोत्तर युग के हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 90 का दोस्तों डी हो जाएगा, छायावादोत्तर युग। ठीक है, और अगर भारतेंदु युग का पूछेगा तो भारतेंदु युग में दोस्तों आप लोग को बताना है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट यानी कि BKB, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और अगर आपसे द्विवेदी का पूछेगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, CGD बताना, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर आप सभी को। अगला है दोस्तों कि तिरिच शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है? तो तिरिच जो पाठ जादू यथार्थ की कहानी है। ठीक है, तो कहानी यहाँ से कहा जाएगा क्योंकि ऐतिहासिक पत्र जो है वो भगत सिंह का हो जाएगा, एक लेख एक पत्र। ठीक है, और ये हो जाएगा कहानी। चलिए अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, ओस द नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा किसके अंतर्गत आता है? तो ये निबंध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए। 93 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कौमुदी नामक
कविता केंद्र का स्थापना किसने की थी? तो चलिए राइट आंसर बताइए। अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, अज्ञे जी की दिनकर जी। तो 94 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रघुवीर सहाय ने कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना की थी। चलिए यहाँ तक किताब से पूछा गया है और आगे देखते हैं। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है प्रतिपूर्ति, जो कि 3 या 4 चैप्टर है प्रतिपूर्ति, जो लास्ट में दे रहा है वहीं से पूछा गया है। तो चेखव, एक मिनट, चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो चेखव जो दोस्तों हो जाएगा चेखव, वो रूस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था। ठीक है, ये आप लोग प्रतिपूर्ति पढ़ेंगे लास्ट में, जो 3-4 चैप्टर दिया गया है उसी से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से है इवान दमित्रिच चेखव को पेशे क्या था? ठीक है, तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा। ठीक है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का हेनरी लोपेज, ये जो है कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, इस पर लगभग दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से पूछा गया है वात्सल्य भाव के श्रेष्ठ कवि कौन है? तो ये दोस्तों हो जाएगा कौन सा? सूरदास हो जाएगा, क्योंकि वात्सल्य रस किसे कहते हैं? वात्सल्य भाव तो माँ और बेटे के बीच प्रेम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माँ और बेटे के बीच जो प्रेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? वात्सल्य भाव या फिर वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से पूछा गया है 99 नंबर क्वेश्चन, कारमेन किस कहानी का पात्र है? कारमेन, कारमेन दोस्तों हो जाएगा पेशगी का। क्या हो जाएगा? पेशगी। भी प्रतिपूर्ति से लगभग 4 क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा जायसी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेम के पीर कवि हैं। ठीक है, अगर यहाँ से पूछा जाए कि ये इनका रूप कैसा था, तो ये कुरूप थे, ये रूपहीन थे, और ये किस अंग से वंचित थे? तो पूछा जाएगा तो बाएं कान और एक आंख से। ठीक है, बाएं कान और एक आंख से ये वंचित थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक जो ये क्लास 12 का मॉडल सेट हमने आप सभी को बता दिया है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे भेज दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।